हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वायु। आपको तो पता ही है, एनसीईआरटी सीरीज में हमारी 6, 7, 8 की एसएसटी को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी की चारों ओर से वायु से घनी चादरों में घिरी हुई है और जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं और ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है और यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जाएंगे एवं रात के समय ठंड से हम जम जाएंगे। अतः ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। वायु का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन बहुत ही अल्प मात्रा या कम मात्रा में पाई जाती हैं। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है और इसके अंतर्गत 78% भाग में नाइट्रोजन और 21% भाग में ऑक्सीजन, बाकी आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.04 में अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है और इसे भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी में तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें सीधे होती है और वे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, यानी कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन ये वायु से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है और हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है और वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा वायु को प्रभावित कर देता है। जब वायु गर्म होती है तो ये फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। वायु गर्म के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं और ये परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। सबसे पहली परत आती है क्षोभ मंडल और ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। उसके बाद आती है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं पाया जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरी परत आती है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और उसके बाद आती है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ना शुरू कर देता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे निचली परत क्षोभ मंडल जिस पे हम रहते हैं और जो हमारे ऊपर पाई जाती है, उसके ऊपर समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और क्षोभ मंडल में वर्षा, कोहरा और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद आती है मध्य मंडल जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद आती है बाह्य वायुमंडल जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और सबसे अंतिम परत आती है बहिर्मंडल जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है। बाह्य वायुमंडल में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और ये वायु की पहली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। बात करते हैं मौसम और जलवायु की। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ रहेगा या क्या आज धूप निकलेगी?
कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम भी कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और अपने मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग ही प्राप्त करती है। अब बात करते हैं तापमान के ऊपर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के कारण परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तापमापी तापमान को मापता है और वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। आयतन आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और इसीलिए उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव पर बर्फ क्यों ज्यादा पड़ती है? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी और गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक दे लेते हैं और जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने का पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायु दाब यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते और ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता जाता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप ये भारी भारी होती है। वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती
अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। जब पवन तेज जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, स्थानीय पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उसके बाद मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें। और उसके बाद आती हैं स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। और उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र पवनें। आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है। इसे हम लू कहते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रता के ऊपर। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। और जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु पर तैर नहीं सकें तब ये बर्षण के रूप में नीचे गिर जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज को अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हुए इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है और ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। और पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान करना होता है और यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप को हम सहिम, वृष्टि तथा ओला भी कहते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।